हेलो एवरीबॉडी। तो आज की वीडियो में हम इंटरनेशनल लिक्विडिटी का पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें हम इम्पोर्टेंस, नीड, प्रॉब्लम और फीचर्स को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था जिसमें हमने इंटरनेशनल लिक्विडिटी का पूरा इंट्रोडक्शन दिया था, इसका मीनिंग बताया था। आई होप आपने वो वाली वीडियो वॉच की होगी। अगर नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप पार्ट 1 वॉच करें। देन आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2, जो कि है इंपॉर्टेंस, नीड, प्रॉब्लम एंड फीचर्स पर। और इसके बाद एक और पार्ट आएगा इंटरनेशनल लिक्विडिटी पर ही। फिर हमारा जो ये टॉपिक है ना, वो फुल कवर हो जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बिना टाइम वेस्ट किए। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस का भी नोटिफिकेशन मिले। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी की। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी लाइज इन प्रोवाइडिंग मीन्स, मतलब इंटरनेशनल लिक्विडिटी की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है? लाइज इन प्रोवाइडिंग मीन्स बाय विच डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेशनल ट्रेड इज सेटल्ड। कहने का ये मतलब है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को सेटल करने के लिए, उसके डिसइक्विलिब्रियम को, यानी कि कहने का मतलब है जब एक आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डेफिशिएट में होता है ना, डिसइक्विलिब्रियम मतलब वो इक्वल नहीं होता, तो इंटरनेशनल लिक्विडिटी जो है सोर्सेस प्रोवाइड कराता है, मींस प्रोवाइड कराता है, जो कि उन कंट्रीज को जो इंटरनेशनल ट्रेड करती हैं। एज सच इट हेल्प्स इन द स्मूथ फ्लो ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये जो है ना, इंटरनेशनल लिक्विडिटी जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड के जो फ्लो को है वो स्मूथ बनाती है, काफ़ी उसमें हेल्प करती है। कैसे? बाय फैसिलिटेटिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल मीन्स ऑफ पेमेंट। क्योंकि इंटरनेशनल लिक्विडिटी से ही हमको पता लगता है कि हमारे पास कितने फॉरेन एक्सचेंज है, कितना हमारे पास इंटरनेशनल रिजर्व पड़ा है। तो इस वजह से इंटरनेशनल ट्रेड का फ्लो भी स्मूथ होता है। क्यों? क्योंकि हमें जानकारी होती है, मीन्स ऑफ पेमेंट के बारे में हमें ये जानकारी देता है। इट मेक बी अंडरस्टूड दैट दीज मीन्स और रिजर्व्स आर यूज्ड टू फाइनेंस डेफिशिएट इन दी बीओपीज। तो ये हम बोल सकते हैं, ये समझा जा सकता है कि ये जो सोर्सेज, ये जो रिजर्व्स है ना, इनको यूज किया जाता है जब एक कंट्री के बीओपी में डेफिशिएट आता है, उसको फाइनेंस करने में, उसको सेटल करने के लिए इन रिजर्व्स को यूज किया जाता है। तो ये सबसे बड़ी इसकी इंपॉर्टेंस है कि बीओपी के डेफिशिएट को फाइनेंस करता है इंटरनेशनल लिक्विडिटी, साथ में इंटरनेशनल ट्रेड के फ्लो को भी स्मूथ करता है। तो ये इसकी जो है इंपॉर्टेंस है। दीज रिजर्व आर नॉट यूज टू फाइनेंस द इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ ट्रेड। कि ये जो रिजर्व्स होते हैं ना, इनको ट्रेड के आउटफ्लो या इनफ्लो के लिए यूज नहीं किया जाता, बल्कि बीओपी के डेफिशिएट के लिए यूज किया जाता है। मतलब जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में चेंजेस आते हैं, हम बोल सकते हैं टेम्पररी डेफिशिएट या फिर सरप्लस वाली जो सिचुएशन होती है, इसको हम कैसे वो कर सकते हैं सेटल? ट्रांसफर ऑफ गोल्ड का ट्रांसफर कर सकते हैं, कन्वर्टिबल करेंसीज हो गई, या फिर हम इंटरनेशनल बोरोइंग कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी हमें इंटरनेशनल लिक्विडिटी से जो है प्रोवाइड होती है। मतलब इंटरनेशनल लिक्विडिटी इन चीज़ों में हेल्प करता है। तो ऑल दीज गो टू कॉन्स्टिट्यूट इंटरनेशनल लिक्विडिटी। ये सारा क्या है? इंटरनेशनल लिक्विडिटी को बताता है। और द ग्रेटर द स्टॉक ऑफ दीज आइटम, जितनी ज़्यादा इंटरनेशनल लिक्विडिटी की आइटम्स होगी एक कंट्री के पास, द लेस विल बी द नीड फॉर चेंज इन एक्सचेंज रेट। उसको जो है उतना ही कम एक्सचेंज रेट को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। मतलब कहने का ये मतलब है, रिजर्व्स पड़े होंगे तो ज़्यादा जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इन अ वर्ल्ड इन विच देयर आर कंसीडरेबल फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब वर्ल्ड में जिसमें इन वर्ल्ड में जो है विच देयर आर कंसीडरेबल फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम जानते हैं
पूरे वर्ल्ड में जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं। अकम्पनीड बाय अ ग्रोइंग डिमांड फॉर स्टेबिलिटी, तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी की डिमांड तो बढ़ेगी ना, क्यों? क्योंकि फ्लक्चुएशंस कौन चाहता है, तो इसीलिए स्टेबिलिटी की डिमांड बढ़ती है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी रिजर्व लाइज इन सर्विंग एज अ बफर, कि इंटरनेशनल लिक्विडिटी की जो इम्पोर्टेंस है वो एक तरीके से एक बफर का काम करती है। ये हर कंट्री को कुछ सम गिविंग ईच कंट्री सम लीवे फॉर द रेगुलेशन ऑफ इट्स नेशनल इनकम, एक तरीके का फैसिलिटेशन करती है हर कंट्री की को, ताकि उनकी नेशनल इनकम जो है वो उसका रेगुलेशन हो, एम्प्लॉयमेंट का रेगुलेशन हो। प्रोवाइडिंग इट विद अ मीन्स टू सॉफन द इम्पैक्ट, मतलब इंटरनेशनल लिक्विडिटी जो है वो मीन्स प्रोवाइड करती हैं जिससे इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन का इफेक्ट जो है वो ज़्यादा हार्ड ना पड़े, सॉफ्ट पड़े। हम जानते हैं फ्लक्चुएशंस तो होती ही हैं, बट उसका इम्पैक्ट जो है वो कम से कम हो, इस बात को इंटरनेशनल लिक्विडिटी हेल्प करता है। एंड अ ग्रेटर वर्ल्ड होल्डिंग ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी रिजर्व बिकम नेसेसरी, वर्ल्ड के पास ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल लिक्विडिटी रिजर्व्स की होल्डिंग होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी हो गया है ताकि स्टेबल एक्सचेंज रेट्स हो पूरे बिजनेस साइकिल में, है ना। देन टू मीट एनी सीजनल और शॉर्ट रन फ्लक्चुएशंस, ताकि जो है सीजनल सीजनल में भी चेंजेस आते हैं ना बिजनेस साइकिल में, सीजन जैसे ही चेंज होता है तो बिजनेस साइकिल में चेंजेस आते हैं, और साथ में शॉर्ट रन फ्लक्चुएशंस जो है वो मीट हो पाए, उनमें स्टेबिलिटी हो, तो इसीलिए तो इट इज़ इन दिस सेंस दैट एडिक्वेसी और अदरवाइज ऑफ फॉरेन लिक्विड रिजर्व इज एन इम्पॉर्टेंट डेटर्मिनेंट ऑफ द लेवल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। तो यहाँ पे बोला गया है कि तो यहाँ पे हमें बात की गई है कि एडिक्वेसी होनी चाहिए, यानी कि पर्याप्त फॉरेन लिक्विड रिजर्व होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वर्ल्ड ट्रेड के हर लेवल पे। वर्ल्ड ट्रेड के जितने भी लेवल्स हैं, एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेटर्मिनेंट है कि फॉरेन लिक्विड रिजर्व्स का जो है होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है ये। और इफ़ देयर आर इनफ और सफिशिएंट इंटरनेशनल लिक्विड रिजर्व, अगर पर्याप्त सफिशिएंट इंटरनेशनल लिक्विड रिजर्व्स है, स्पेशली विद दोज कंट्रीज विच आर लाइकली टू इनका डेफिशिएट, मतलब उन कंट्रीज के पास जिनका डेफिशिएट आता ही आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में जिनके, तो अगर उनके पास पर्याप्त इंटरनेशनल लिक्विड रिजर्व हैं तो देयर विल बी लेस वरी और पैनिक फॉर एडजस्टमेंट। क्यों? क्योंकि उनके पास रिजर्व पड़े हैं, तो ज़्यादा चिंता नहीं होगी, ज़्यादा पैनिक नहीं होगा एडजस्टमेंट करने के लिए। और अगर दूसरी ओर बात करें तो जिन कंट्री के पास बहुत ही कम इंटरनेशनल लिक्विडिटी है, तो जो डेफिशिएट कंट्रीज हैं उनके पास विल हैव नो और लिटिल टाइम टू एडजस्ट, उनके पास कोई टाइम नहीं है एडजस्ट करने का, ना तो उनके पास इंटरनेशनल लिक्विडिटी रिजर्व है, तो दे विल बी फोर्स टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड। फिर वो क्या करेंगे? ट्रेड पर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे ना, क्यों? क्योंकि उनके पास फॉरेन रिजर्व है ही नहीं, तो वो कैसे पेमेंट करेंगे, है ना। इंटरनेशनल ट्रेड तो ये फॉरेक्स पे चलता है ना, तो जब फॉरेक्स रिजर्व्स ही नहीं होंगे किसी कंट्री के पास, तो वो मजबूर हो जाएगी वो कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड को बैन करने में, उसमें रिस्ट्रिक्शन लगाने में, मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगाने में, ताकि वो ये मतलब जितना कम होगा उतना उनके पास जो है पेमेंट जो है कम करनी पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि हर कंट्री के पास इंटरनेशनल लिक्विडिटी रिजर्व्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एज अ रिजल्ट द वर्ल्ड ग्रोथ इन इंटरनेशनल ट्रेड विल बी हैम्पर्ड एंड द प्राइस ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट विल फॉल। तो यहाँ पे बोला है कि अगर किसी कंट्री ने इंटरनेशनल ट्रेड पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए तो इसका परिणाम क्या होगा? वर्ल्ड की ग्रोथ जो है इंटरनेशनल ट्रेड में वो हैम्पर्ड हो जाएगी, मतलब जो प्राइमरी प्रोडक्ट के प्राइस होंगे वो गिर जाएंगे। टर्निंग द टर्म्स ऑफ ट्रेड इन एन अनफेवरेबल मैनर, अनफेवरेबल मैनर में ट्रेड चला जाएगा, टर्न हो जाएगा फॉर डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए। तो इजी
easy access to international liquidity reserve make it possible for the swings in the balance of payment to be financed. तो अगर आपको इंटरनेशनल लिक्विडिटी मतलब इंटरनेशनल लिक्विडिटी रिजर्व जो है वो ये पॉसिबल बनाता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो फाइनेंस्ड हो पाए एक कंट्री का, तो इसीलिए इंटरनेशनल लिक्विडिटी रिजर्व्स बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज द वर्ल्ड ट्रेड में बी स्ट्रैंगल्ड फॉर वांट ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी, मतलब कि वरना क्या होगा, जो वर्ल्ड ट्रेड है वो क्या हो जाएगा, एक तरीके पे उस पे यूँ हम बोल सकते हैं कि बुरा इम्पैक्ट, एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा. तो इट इम्प्लाइज नॉट ओनली सफिशिएंट क्वांटिटी, इन्होंने बोला है कि हाँ अभी तक हमने पढ़ा कि इंटरनेशनल रिजर्व्स होना चाहिए, बट इन्होंने यहाँ पे बोला है कि नॉट ओनली सफिशिएंट क्वांटिटी बट द राइट कॉम्पोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होना भी बहुत ज़रूरी है. ये नहीं कि आपके पास बहुत सारा इंटरनेशनल रिजर्व है, क्वांटिटी ज़्यादा है, तो ये मैटर नहीं करता. इन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल लिक्विडिटी रिजर्व्स का कंपोजिशन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ज़रूरी है. अदर वर्ड्स में बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ रिजर्व्स हैज़ टू बी प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ स्केल, कि जो रिजर्व के बीच में स्टेबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है, जिसमें जो है और वो स्केल के टर्म्स में प्रोवाइड की जाए, और कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सही हो. स्केल का मतलब है कि रेफर्स टू द सप्लाई ऑफ लिक्विड फंड्स टू द सिस्टम एज अ होल, यानी कि जितने भी आपके पास लिक्विड फंड्स हैं उसकी आप किस तरीके से सप्लाई कर रहे हो. वाइल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जब आप इन फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो रिजर्व्स का अमंगेस्ट कंट्रीज के बीच में, तो वो भी आपको सही ढंग से करना है. तो कॉम्पोजिशन इम्प्लाइज द करेंसी कंपोजिशन ऑफ रिजर्व होल्डिंग रिगार्डिंग स्केल, द मेजर लिमिटेशन इन इट्स इनएबिलिटी टू एडजस्ट द सप्लाई ऑफ रिजर्व. तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर स्केल की बात करें रिगार्डिंग स्केल, तो इस स्केल की ना एक बहुत ही मेजर लिमिटेशन है, एक डिसएडवांटेज है कि ये है ना, जो स्केल है, स्केल का मतलब है सप्लाई, ठीक है, सप्लाई ऑफ लिक्विड फंड. तो ये जो सप्लाई ऑफ लिक्विड फंड की एक लिमिटेशन है कि एक डिसएडवांटेज है कि इसमें ना एक इनएबिलिटी है, ये जो है रिजर्व्स की सप्लाई को एडजस्ट नहीं कर पाता इन अ मैनर विच एक्सर्ट द स्टेबिलाइजिंग इन्फ्लुएंस ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमी. मतलब सही ढंग से ये जो है स्केल जो है वो नहीं, जो है सप्लाई ऑफ रिजर्व ढंग से नहीं हो पाती. तो अगेन द कंपोजिशन प्रॉब्लम इनहेरेंट इन मल्टी करेंसी रिजर्व सिस्टम, फिर जो है दोबारा से प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है. और तो द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स हैव टू बी सॉर्टेड आउट, तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है एक लिमिट तक, ताकि जो है सम कंट्रीज हैव ईजियर लेस कॉस्टली एक्सेस टू इंटरनेशनल क्रेडिट और रिजर्व, ताकि कुछ कंट्रीज के लिए आसान हो जाए, लेस कॉस्टली हो जाए इंटरनेशनल रिजर्व्स को एक्सेस करने में. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नीड एंड प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी. तो अब हमें इंटरनेशनल लिक्विडिटी की ज़रूरत क्यों है ना. तो द नीड और प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी अराइज बिकॉज द डिमांड फॉर इंटरनेशनल लिक्विडिटी, मतलब इसकी जो नीड है, इसकी जो प्रॉब्लम है इंटरनेशनल लिक्विडिटी की, अराइज हुई है क्यों, क्योंकि इंटरनेशनल लिक्विडिटी की डिमांड जो है वो ज़्यादा है इसकी सप्लाई से. मतलब डिमांड ज़्यादा है बट इंटरनेशनल लिक्विडिटी रिजर्व्स कम है, तो देयर बाय इम्प्लाइंग शॉर्टेज ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी. तो कहने का ये मतलब है कि इंटरनेशनल लिक्विडिटी की काफ़ी शॉर्टेज है. तो द प्रिंसिपल कॉजेज फॉर द शॉर्टेज ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी आर द फॉलोइंग. तो अब हमें दिए गए हैं कुछ कि किस वजह से, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से इंटरनेशनल लिक्विडिटी की शॉर्टेज है. तो पहला तो है बीओपी डेफिशिएट. बीओपी डेफिशिएट यानी कि किसी कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिशिएट आना. तो देयर हैव बीन इंक्रीजिंग बीओपी डेफिशिएट, कंट्री का बीओपी डेफिशिएट हमेशा बढ़ता है ज़्यादातर कंट्रीज़ का. और आफ्टर द ओपनिंग of LDCs to world market, these countries have been facing persistent BOP deficit. कहने का ये मतलब है कि आफ्टर द ओपनिंग ऑफ LDCs टू वर्ल्ड मार्केट, मतलब LDCs का मतलब यहाँ पर है लीस्ट
डेवलप्ड कंट्री, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री के लिए जब वर्ल्ड मार्केट्स ओपन हुए, वो कंट्रीज कैसी हैं, लीस्ट डेवलप्ड है। लीस्ट डेवलप्ड का मतलब उनकी लो इनकम है ना। तो अब उनके लिए भी अगर वर्ल्ड मार्केट ओपन हो गया है तो दीज कंट्री हैव बीन फेसिंग, ऑब्वियसली ये कंट्री तो बीओपी डेफिशिएट तो को फेस तो करेगी ही ना। क्यों? क्योंकि पहले से ही लो इनकम थी, फिर इंटरनेशनल ट्रेड ओपन हुआ, यानी कि वर्ल्ड मार्केट इनके लिए ओपन हुए, तो फॉरेक्स की ज़रूरत पड़ी, बट फॉरेक्स तो है ही नहीं, इंटरनेशनल लिक्विडिटी रिजर्व्स तो है ही नहीं, तो बीओपी डेफिशिएट तो आएगा ही आएगा। तो टू मच डिपेंडेंस ऑन एक्सपोर्ट्स, और दूसरा कारण है बीओपी डेफिशिएट का कि एक्सपोर्ट्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो चुकी है, मतलब बाहर से सामान मंगाना है, खुद नहीं बनाना जो यूज़ कर रहे हो। तो एक्सपोर्ट्स पर जो डिपेंडेंसी है हैज़ एक्सपोज्ड दीज इकोनॉमीज टू इंटरनेशनल फ्लक्चुएशन इन द डिमांड फॉर। तो इनसे ये पता चलता है कि इंटरनेशनल फ्लक्चुएशंस की डिमांड ज़्यादा है एंड प्राइजेज ऑफ देयर प्रोडक्ट्स भी एक्सपोज हुए हैं। तो दे हैव बीन बिकम अनस्टेबल ड्यू टू इंटरनेशनल साइक्लिकल इंस्टेबिलिटी। तो ये जो है अनस्टेबल हो जाते हैं। और दूसरी ओर बात करें तो देयर इम्पोर्ट रिक्वायरमेंट हैव बीन ऑन द इंक्रीज इन ऑर्डर टू डेवलप। तो अब इनकी इम्पोर्ट, ये देखो, जब एक्सपोर्ट तो ऑब्वियसली हम मानते हैं, बट इम्पोर्ट की भी तो रिक्वायरमेंट है ना। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों ही चाहिए। एक्सपोर्ट ज़्यादा है बट इम्पोर्ट कम है, तो इम्पोर्ट को बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है ताकि डेवलप हो पाए। तो एज अ रिज़ल्ट दे आर फेस्ड विद फॉरेक्स कंस्ट्रेंट्स। तो अब ऑब्वियसली फॉरेन एक्सचेंज की कमी होगी, फॉरेक्स की कमी होगी, तो दिस हैज़ नेसेसिएटेड लार्जर इनफ्लो ऑफ एड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो फिर इस वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है फॉरेन करेंसी में। कॉन्सिक्वेंटली डेट सर्विंग, फिर क्या होता है, परिणाम स्वरूप क्या होता है, डेट सर्विंग एंड इंटरेस्ट ऑन डेट हैव राइजन एंड पेमेंट्स ऑफ डिविडेंड्स। फिर अगर देखो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी कंट्री में तो उसकी वजह से क्या होगा, डेट अराइज होगा, मतलब ज़्यादा लाइबिलिटी बढ़ जाती है। डेट आपने उधार लिया, आपको इंटरेस्ट पेमेंट देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर किसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुई है आपकी किसी कंपनी में तो आपको डिविडेंड्स की पेमेंट करनी पड़ेगी, आपको प्रॉफिट्स एंड रॉयल्टीज देनी पड़ेगी, प्राइवेट डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो इससे क्या होगा, देयर बाय लीडिंग टू डेक्लाइन इन द नेट इनफ्लो। फॉरेन कैपिटल तो सिर्फ जाएगी, मतलब कैपिटल हमारी तो जा ही रही है ना, आ तो कुछ रहा ही नहीं है। भले ही उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी, बट उन्होंने इन्वेस्टमेंट, उनको तो हम इनकम प्रोवाइड करा रहे हैं ना, हम उनको इंटरेस्ट दे रहे हैं, हम उनको डिविडेंड दे रहे हैं, तो इनफ्लो डेक्लाइन तो होगा, है ना। क्या हो रहा है, आउटफ्लो ही आउटफ्लो हो रहा है, इनफ्लो तो बहुत ही कम हो रहा है। ऑल दीज हैव लीड टू फर्दर शॉर्टेज। फिर क्या होगा, फॉरेक्स में फिर से शॉर्टेज आएगी। तो ये पहला कारण था, मतलब ज़रूरत है इंटरनेशनल लिक्विडिटी रिजर्व्स की, अगर होंगे तो काफ़ी अच्छी, मतलब काफ़ी पैनिक एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाई टैरिफ बैरियर्स। हाई टैरिफ बैरियर्स, द एक्सपोर्ट ऑफ LDCs मतलब लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, ओके। तो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट का मतलब जब वो बाहर से सामान मंगा रहे हैं अपने देश में, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ जी। तो अब बात करते हैं हाई टैरिफ बैरियर्स की। तो एक्सपोर्ट ऑफ LDCs होती है हमारी लीस्ट डेवलप्ड कंट्री टू डेवलप कंट्रीज हैव नॉट बीन इंक्रीजिंग। तो कहने का ये मतलब है, एक्सपोर्ट का मतलब देखिए इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है, इम्पोर्ट का मतलब जब हम बाहर से अनदर कंट्री से अपने देश में माल मंगाते हैं, इम्पोर्ट ज़्यादा है बट एक्सपोर्ट कम है। एक्सपोर्ट का क्या मतलब है, हम जो है किसी दूसरी कंट्रीज़ को गुड्स बेच रहे हैं, तो एक्सपोर्ट कम है। द एक्सपोर्ट ऑफ LDCs यानी कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज टू डेवलप्ड कंट्री हैव नॉट बीन इंक्रीजिंग। मतलब LDC का जो एक्सपोर्ट है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का एक्सपोर्ट है, वो बढ़ ही नहीं रहा।
देयर बाय एडवर्सली अफेक्टिंग देयर एक्सपोर्ट अर्निंग्स, तो ऑब्वियसली उनकी एक्सपोर्ट अर्निंग भी नहीं हो रही। तो ये वन ऑफ द रीजन है। नॉन एक्सपेंशन ऑफ देयर एक्सपोर्ट हैज बीन हाई टैरिफ बैरियर्स, तो उनका एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा, तो फिर वो क्या कर रहे हैं, हाई टैरिफ बैरियर लगा रहे हैं। हाई टैरिफ बैरियर्स इम्पोज्ड बाय द डेवलप्ड कंट्री ऑन देयर एक्सपोर्ट्स। तो उन्होंने बोला है कि जिस वजह से जो है हाई टैरिफ बैरियर्स लगते हैं, और स्पेशली बाय देयर रीजनल ग्रुप लाइक ईईसी, तो इनके द्वारा जो है हाई टैरिफ बैरियर्स लगते हैं। और एट द सेम टाइम अगर हम बात करें, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री आर ट्राइंग टू कट डाउन देयर एसेंशियल इंपोर्ट्स, तो अगर वो ट्राई करते हैं कि वो कुछ अपने इंपोर्ट्स को कट डाउन करें, यानी कि बाहर से माल कम मंगाएं, डेवलप्ड कंट्री से माल कम मंगाएं, कट डाउन करें, ताकि वो एक्सचेंज कंट्रोल कर सकें, फॉरेक्स एक्सचेंज को कंट्रोल कर सके, और हाई टैरिफ इंपोर्ट कोटा इन सब को जो है कम कर सके, इन ऑर्डर टू कंजर्व फॉरेन एक्सचेंज, ताकि फॉरेन एक्सचेंज जितनी भी उनके पास पड़ी है वो थोड़ी बचा के रख सके। तो दिस हैज़ एडवर्सली अफेक्टेड देयर डेवलपमेंट प्रोसेस, इससे क्या होगा, उनकी डेवलपमेंट प्रोसेस पे एडवर्सली बुरी तरीके से अफेक्ट पड़ेगा। तो हाई टैरिफ बैरियर्स का पॉइंट आई होप बिल्कुल क्लियर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एटीट्यूड ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। तो डेवलप्ड कंट्रीज के एटीट्यूड की बात की गई है। तो डेवलप्ड कंट्रीज से आप क्या समझते हैं, जो कंट्रीज इकोनॉमिकली स्टेबल है, मतलब काफ़ी एक एक्सटेंट तक स्टेबल है बोल सकते हैं। तो एटीट्यूड ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ डेवलप्ड कंट्री हैव सरप्लस इन देयर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, कि मेजॉरिटी ये होती है ना, जितनी भी डेवलप्ड मतलब डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज के बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा सरप्लस में होता है, यानी कि उनको डेफिशिएट ही नहीं होता। तो दे आर क्रेडिटर्स ऑफ एलडीसीज के वो क्रेडिटर होते हैं। क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार, यानी कि उन्होंने लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को पैसा दे रखा है ना, तो वो लेनदार हुए ना। एंड डू नॉट मेक एनी इंटरेस्ट इन गेटिंग रिड ऑफ देयर सरप्लस सो एज टू इंक्रीज इंटरनेशनल लिक्विडिटी। तो वो क्या करते हैं, दे आर क्रेडिटर ऑफ एलडीसीज एंड डू नॉट टेक एनी इंटरेस्ट, मतलब वो किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं लेते इन गेटिंग रिड ऑफ देयर सरप्लस, और सो एज टू इंक्रीज इंटरनेशनल, किस लिए, इंटरनेशनल लिक्विडिटी को इंक्रीज करने के लिए वो किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं चार्ज करते। तो अब हम बात करें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिजर्व्स की। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिजर्व इज बायस्ड एंड फेवर्स द डेवलप्ड कंट्री। जो इंटरनेशनल रिजर्व है वो थोड़ा बायस है, पक्षपाती है, एंड वो डेवलप्ड कंट्री को फेवर करता है। तो इट इज़ प्राइमरली बेस्ड ऑन देयर कोटाज इन द आईएमएफ। तो ये किस चीज़ पर बेस्ड है, मतलब भाई जितना ज़्यादा किसी कंट्री ने आईएमएफ में शेयर है, जिस कंट्री का जितना ज़्यादा आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जितना ज़्यादा कोटा है, उस हिसाब से बायसनेस आती है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इंटरनेशनल रिजर्व्स का। तो वेन एवर द आईएमएफ कोटा आर रिवाइज, जब भी आईएमएफ का कोटा रिवाइज होता है, मतलब उसको थोड़ा चेंज किया जाता है, तो लार्जर शेयर गोज टू द डेवलप्ड कंट्री। बड़ा शेयर हमेशा डेवलप्ड कंट्री को मिलता है, क्यों, क्योंकि उनका कोटा ज़्यादा है, उनका शेयर ज़्यादा है। तो इट इज़ द डेवलपिंग कंट्रीज whose नीड्स फॉर इंटरनेशनल लिक्विडिटी इज फार ग्रेटर विच सफर्स फ्रॉम इट्स शॉर्टेज। तो डेवलप कंट्री को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, बट फिर भी उनको कम हिस्सा दिया जाता है। तो ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम तो आएगी ना, फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इंटरनेशनल लिक्विडिटी की प्रॉब्लम तो आएगी ही फिर, क्यों, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री को ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, इसलिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी। तो मेन फीचर्स हैं गोल्ड रिजर्व ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इंक्रीजिंग फ्रॉम 33.9 बिलियन यूएस डॉलर इन 1951 टू SDR 224.1 बिलियन इन 1997। तो हम इंटरनेशनल रिजर्व्स और इंटरनेशनल लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं। तो गोल्ड रिजर्व्स बोला गया है यहाँ पे वर्ल्ड की कंट्री का, वो बड़ा है 1951 से 1997 तक। उसके बाद मार्क्ड इंक्रीज इन द शेयर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फ्रॉम
$13.7 billion in 1951 to SDR 1078 पॉइंट, मतलब बढ़ रहा है। यहाँ पे इन्होंने डेटा दिया है 1950 टू 1997 का। तो कुल मिला के ये बात की जा रही है कि इंटरनेशनल रिजर्व्स में इंक्रीमेंट हो रहा है, एप्रिसिएशन हो रहा है। तो इंक्रीज इन रिजर्व पोजीशन इन दी आईएमएफ के रिजर्व पोजीशन इंक्रीज हुए हैं। 1.7 बिलियन था डॉलर 1951 में, और 1997 में 36.2 बिलियन हो गया डॉलर। और एमरजेंस ऑफ एसडीआर सिंस 1972, जो एमरजेंस है वो भी 8.7 बिलियन से बढ़ाकर 18.7 बिलियन हो गया। तो हम बोल सकते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट रिजर्व कंप्राइजिंग द अबव 4 आइटम इंक्रीज। तो अगर हम इनका इन सारों का वो करें तो 49.3 बिलियन था 1951 में, और वो बढ़ के हो गया 1357.2 बिलियन 1997 में। तो नो डाउट इंटरनेशनल रिजर्व हैव बीन इंक्रीज, मतलब बढ़ा ही है, बट दे हैव नॉट बीन राइजिंग एज मच एज द इंक्रीज इन द वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। बट लेकिन वो इतना नहीं बढ़ा जितना वर्ल्ड ट्रेड का वॉल्यूम बढ़ चुका है, जितना वर्ल्ड ट्रेड की वैल्यू है वो उतना नहीं बढ़ा है, बट वर्ल्ड जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ा। तो मोर सो इन द केस ऑफ लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हुज नीड्स आर ग्रेटर मोर अर्जेंट दैन दैट ऑफ डेवलप्ड कंट्री। तो यहाँ पे बात की गई है कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्री को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और मोर अर्जेंट होती है देन दी डेवलप्ड कंट्री के कंपैरिजन में। बट क्या करें। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने इम्पॉर्टेंस, नीड्स और प्रॉब्लम्स, फीचर्स सब स्टडी किया। आई होप वीडियो आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।